प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। परंतु इससे पूर्व हम जीव विज्ञान में जो अंक विभाजन है इसके विषय में जान लें। जीव विज्ञान में जो सैद्धांतिक अंक निर्धारित किए गए हैं वो कुल 70 अंक हैं और प्रयोगात्मक 30 अंक का है। जो सैद्धांतिक 70 अंक के विभाजन हैं इसमें पूरे कोर्स को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, हेल्थ है, बायोटेक्नोलॉजी है और इकोसिस्टम है। प्रयोगात्मक में 2 प्रयोग, एक स्लाइड की तैयारी या जिसे हम स्लाइड प्रिपरेशन कहते हैं, 7 स्पार्ट, 5 अंक आपके प्रोजेक्ट का और 5 अंक जो होता है आपके रिकॉर्ड का। इस प्रकार 2 पार्ट्स में कोर्स को बांटा गया है। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है एक निश्चित अवधि के अंदर मर जाता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के मध्य के समय को हम जीवन काल कहते हैं। जीवन काल 4 चरणों में विभाजित होता है। प्रथम काल होता है शैशव काल, द्वितीय होता है मैच्योरिटी काल, परिपक्वन काल, तृतीय होता है जीर्णावस्था और चौथी अवस्था होती है मृत्यु की। मृत्यु वह अंतिम अवस्था है जिसमें शरीर मृत हो जाता है। सभी कोशिकाएं अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं और जीव मृत्यु की ओर चला जाता है। इसी जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है और यह प्रजनन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव जो होता है अपने जैसे जीव को यानी संतति को जन्म देता है। प्रजनन से समष्टि में वृद्धि होती है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है और नई नई प्रजातियां विकसित होती हैं। इस नेचर में, प्रकृति में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनकी आयु को निर्धारित किया गया है, यानी उनके जो जीवन काल हैं निर्धारित है। जैसे हाथी है, अधिकतम 65 वर्ष तक जीवित रहती है। कछुआ है, 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। तोता है, 140 वर्ष तक इसकी उम्र होती है।
बरगद का वृक्ष है जिसे बनियान ट्री कहते हैं, इसकी उम्र 200 वर्ष तक होती है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सारे जीवों का जीवन काल निर्धारित होता है और उस अवधि के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो जनन होता है, यह जनन मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, चाहे कोशिका हो या उसे कोई कलिका हो, उसका वह प्रयोग करता है और अपने ही अनुसार संतति को पैदा करता है, तो वह अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में जीव अथवा एक ही जीव जाति के 2 सदस्यों द्वारा जो युग्मक उत्पन्न होते हैं, उन युग्मकों के संलयन के द्वारा जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज से जो संतान जन्म लेती है, प्रोजेनिस पैदा होती हैं, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में संतान में दोनों युग्मकों का लक्षण जो है सम्मिलित होता है, इसीलिए इसमें विभिन्नताओं की संभावना प्रबल रहती है, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। अलैंगिक जनन में जो संतान पैदा होगी वह फिजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से जनक पीढ़ी के समान होगी। जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है, इसी कई विधियां हैं, जैसे फीजन है जिसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। और यह विखंडन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का अभिप्राय होता है द्विविखंडन, आने जनक का जो शरीर होता है वह 2 भागों में बट जाता है, और जो मल्टीपल फिजन है, इसमें जनक का जो शरीर होता है कई भागों में बट जाता है। तो इस प्रकार ये विखंडन की पद्धति हुई। इसमें मुकुलन है। मुकुल का अभिप्राय होता है कि जनक के शरीर पर एक बड का निकल जाना। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। जनन को हम देखते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में शरीर जो होता है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है। इस प्रकार जो जनन होता है अधिकांशतः सुकाय वाले जीवों में होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा, इसका शरीर कई खंडों में टूट जाता है और सबसे एक नया स्पाइरोगाइरा तैयार हो जाता है। स्पोर्स से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधे में बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायिक अंग या कायिक प्रवर्ध जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिकाएं हैं, इनके द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। तो जनन की यह विधि जो होती है यह कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है इसमें पादपों में जो कायिक अंग होते हैं, इन कायिक अंगों से कलिकाओं का विकास होता है और उन कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होता है। इसमें जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। जड़ों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार की ऐसी जड़ें जो भोजन संचय करने के बाद फूल जाती हैं। अनेक काष्ठी पौधे जैसे वृक्ष हैं, कुछ क्षुप हैं, इनकी जड़ों में भी नई प्ररो और शाखाएं निकल आती हैं। जैसे शीशम का पौधा होता है, शकरकंद में भी स्थिति यही होती है। कामनी का पौधा, सीरस का पौधा, इन तमाम में जो जड़ें होती हैं इनके माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, इसमें तने जो होते हैं जैसे भूमिगत तने, आपने देखा होगा भूमिगत तने जैसे कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है, नाम सुना होगा। कंद देखा है? यह जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है प्रकृति में मिलती है। पादप का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मातृ पौधे से अलग होकर के नया पौधे का निर्माण कर देता है और यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में यह संभव नहीं है। तो इन पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का विकास संभव होता है। तो कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद में जैसे आलू है, प्रकंद में अदरक हल्दी है, घनकंद में अरबी होती है, जिमीकंद होता है और शल्ककंद में प्याज, ट्यूलिप, रजनीगंधा, ये सारे के सारे तने द्वारा संपन्न होते हैं। कुछ और तने होते हैं जिसे हम अर्धवायवीय तना कहते हैं, सब एरियल स्टेम। अर्धवायवी तना, तना भूमि के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं। पर्व संधि के कुछ भाग कभी कभी मृदा में अथवा जल में स्थित होते हैं, जैसे ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिका, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी क्या होता है? दूब घास आपने देखा होगा, इसका तना विसर्पी होता है, रनर होता है और पृथ्वी के बाहर यानी मृदा के बाहर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं
और शाखाएं जो होती हैं वायु में वृद्धि करती हैं, यानी विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं। भूस्तारिका समुद्र शोक है, पिष्टिया है, इस जलोद्भिद होते हैं। अंतः भूस्तारी में मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ता रहता है, और जो शाखाएं होती हैं ये शाखाएं पर्व संधि से मृदा से बाहर निकल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पुदीना। भूस्तारी क्या होता है? ये शाखाएं छोटी संघनित होती हैं और ये सभी दिशाओं में निकलती हैं, एक ही तरफ नहीं, सारी दिशाओं में ये निकलती हैं। इनका जो शीर्ष होता है तीव्र वृद्धि करता है तथा उस पर से नया पौधा बन जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है। पत्तियों से जो काई जनन होता है, आपने नाम सुना होगा अजूबा का, जिसे हम ब्रायोफिल्लम कहते हैं। केलेंचो भी होती है। इसमें पत्तियों का किनारा आरी के दांत के समान कटे हुए होते हैं और जमीन पर यानी पृथ्वी पर मिट्टी में धंस जाने के बाद, स्पर्श हो जाने के बाद, इनकी पत्तियों के किनारों से जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं और जब कलिकाएं बन जाती हैं तो एक नया पौधा प्रस्फुटित हो जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में इसे कलम लगाना, कलम लगाना कैसे कलम लगाएंगे भाई? इमली है, नींबू है, इसमें रूट कलम कर देते हैं। इसके अलावा गुलाब देखा होगा, गुलाब के पौधे की शाखा को काट करके हम कलम लगा देते हैं। कुछ पौधों में दाब कलम होती है, जैसे गन्ना है, कोलियस है, इसमें दाब कलम काम करती है। दाब कलम से भी अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम नए नए प्लांट को प्राप्त करते रहते हैं। आज का कार्यक्रम पठन पाठन का जो चला है यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे दूसरा हम पार्ट शुरू करेंगे और इससे संबंधित कुछ गतिविधियां हैं वो आप अपने कॉपी पर कर लेंगे ताकि आपकी संज्ञान में भी रहे और होमवर्क भी पूरा हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? तो पीढ़ी पे दर पीढ़ी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में जनन अनिवार्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में जनन अनिवार्य है। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। इसमें विभिन्नताएं मिलती हैं, जीव में परिवर्तन होता है और नए नए लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे भविष्य में नई जातियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लोन? क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की और आनुवांशिकी में जनन के समान होती है, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है।
तो इस कार्य को आप अपने होमवर्क में पूरा कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी पर, और विद्यालय खुलने पर पुनः इसका मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।